गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखिए, प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रसारोहण पढ़ा और रसारोहण से संबंधित प्रयोग था जिसको रंजक प्रयोग के नाम से जाना जाता है। रसारोहण की क्रिया क्या होती है? जो मृदा का जल है वह गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में, जड़ों द्वारा मृदा का जल गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचने की क्रिया ही क्या कहला रही थी? गुरुत्वाकर्षण। और इससे संबंधित एक एक्सपेरिमेंट या प्रयोग भी हमने पढ़ा, इसको रंजक प्रयोग बोल सकते हैं। और रंजक प्रयोग से यहाँ पर तात्पर्य लिया गया है, जो बाल्सम की टहनी होती है पादप की, उसको हमने सैफ्रेनिन विलयन में रंजक किया था और उसके पश्चात देखा था जो रसारोहण की क्रिया थी हमारे पास, जो प्लांट का जाइलम वाला पार्ट होता है उसकी कोशिकाएं रंजित थी और उन्हीं से कोई ना कोई खिंचाव या तनाव हम बोले, जिसके कारण जो मृदा का जल है पादप के शीर्ष भाग तक पहुंचता है। अब हम टॉपिक नेक्स्ट देखते हैं इसी चैप्टर में, रसारोहण की क्रिया विधि। रसारोहण की क्रिया विधि क्या होती है ये देखते हैं हम लोग। रसारोहण की क्रिया विधि को स्पष्ट करने के लिए निम्न सिद्धांत प्रस्तुत किए गए। अगर रसारोहण की क्रिया पादपों में किस प्रकार से संपन्न होती है, इसके लिए सिद्धांत जो दिए गए हैं, 3 सिद्धांत दिए गए। जैव बल सिद्धांत, मूल दाब सिद्धांत और थर्ड है भौतिक बल सिद्धांत। रसारोहण की क्रिया को समझने के लिए ये 3 सिद्धांत प्रस्तुत किए गए थे। अब इनको एक एक को हम देखते हैं। जैव बल सिद्धांत क्या होता है, मूल दाब सिद्धांत क्या होता है, किस प्रकार से भौतिक बल सिद्धांत और इनके अंदर रसारोहण की क्रिया पादपों में ये संपन्न करते हैं। यदि हम बात करें जैव बल सिद्धांत की, तो इस सिद्धांत के अनुसार पादपों में जो रसारोहण है, तने की जीवित कोशिकाओं, जो इसमें बोले तने की जीवित कोशिकाओं, जो जीवित सेल्स होती हैं, उनके अंदर एक जैव बल उत्पन्न होता है जिसके द्वारा पादपों में रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। याद रखना, जैव बल सिद्धांत, तने की जीवित कोशिकाओं में एक जैव बल उत्पन्न होता है जिसके द्वारा पादपों में रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। इस जैव बल सिद्धांत को समझने के लिए अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग अपने मत प्रस्तुत किए। यदि हम देखें इनके अनुसार, तो सबसे पहले गोइलेवेस्की, गोइलेवेस्की साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1884 में जैव बल सिद्धांत की पुष्टि की या प्रस्तुत किया। और इन्होंने क्या बताया, जो मृदुतक सेल होती है हमारे पास, या हम बोले जाइलम मृदुतक व मज्जा किरणों, गोइलेवेस्की के अनुसार पादप की जाइलम मृदुतक व मज्जा किरणों, कौन कौन से पार्ट होंगे? जाइलम मृदुतक के और मज्जा किरणों के जो जीवित कोशिकाएं हैं, यहाँ पर प्रासरण दाब की आवृत्ति होती है। इनकी जो जीवित सेल होती है, इनके द्वारा प्रासरण दाब आवृत्ति संपन्न होती है। क्लियर हो गया यहाँ पर? तो यहाँ पर यदि हम देखें, जो प्रासरण दाब आवर्ती परिवर्तन जब होगा या इसमें चेंज जब आएगा, तो उसके द्वारा पादपों में किसकी क्रिया संपन्न होती है भाई?
रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। गोयलेस्की 1884 के अनुसार फिर समझे, इसमें जो पादप के जाइलम मृदु तक व मज्जा किरणे वाला जो पार्ट या भाग होता है प्लांट का, इन दोनों की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, किन की, जाइलम मृदु तक व मज्जा किरणों की जो जीवित कोशिकाएं होती हैं, उनके अंदर परासरण दाब आवर्ती परिवर्तन होता है, जिसके कारण रसारोहण की क्रिया पादपों में संपन्न होती है। कौन से सिद्धांत में? जैव सिद्धांत में। सबसे फर्स्ट साइंटिस्ट किसको माना गया है? गोयलेविस्की 1884 के अनुसार। दूसरा देखें, सबसे इंपॉर्टेंट, सर जेसी बोस। सर जेसी बोस ने भी पादपों की रसारोहण की क्रिया है उसको समझाया था, और 1923 में इन्होंने प्रस्तुत किया था। लगभग 1923 में पादपों में रसारोहण की क्रिया को समझाया। इसको स्पंदन सिद्धांत भी बोलते हैं। देखिए, जो प्लांट है इनके अनुसार, उसका जो वलकुट वाला भाग होता है, कोर्टेक्स वाला जो पार्ट होता है, उसके सबसे अंदर की कोशिकाओं में, अंदर की कोशिकाएं हमारे पास कौन सी होती है? अंतःत्वचा संपर्क वाली, सबसे जिसको हम बोल सकते हैं अंतःत्वचा संपर्क वाली कोशिकाएं, संपर्क वाली। क्लियर हो गया? यहाँ पर वलकुट वाले भाग की सबसे अंदर की कोशिकाएं जो होती हैं, जो कौन सी कोशिकाएं होती है? अंतःत्वचा संपर्क वाली कोशिकाएं होती हैं। इनमें निरंतर लयबद्ध क्या होता रहता है? स्पंदन करती हैं। ये जो सेल्स होती हैं हमारे पास, कौन सी? वलकुट की सबसे अंदर वाली कोशिकाएं जो अंतःत्वचा के क्या होती हैं? संपर्क में। इनमें निरंतर लयबद्ध स्पंदन होता है, जिसके कारण किसकी क्रिया संपन्न होती है? पादपों में रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए इस सिद्धांत को स्पंदन भी बोलते हैं, स्पंदन सिद्धांत। क्यों बोला जाता है? स्पष्ट हो रहा आपके सामने। सर जेसी बोस के अनुसार जो प्लांट होता है, उसके वलकुट वाले भाग की जो सेल्स या कोशिकाएं होती हैं, उस वलकुट वाले भाग में भी सबसे अंदर की कोशिकाएं, जो कौन सी कोशिकाओं के संपर्क में होती है? अंतःत्वचा के संपर्क में होती हैं। इनमें निरंतर लयबद्ध क्या होता है? स्पंदन। और इस स्पंदन की क्रिया के द्वारा ही पादपों में रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। जैव सिद्धांत में फर्स्ट गोयलेविस्की 1884, सर जेसी बोस 1923, जिसको स्पंदन सिद्धांत भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ वलकुट के सबसे अंदर वाली जो सेल्स होती हैं, उनमें स्पंदन की क्रिया संपन्न होती है, जिससे पादपों में रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। तीसरा, स्टार्स बर्जर्स के अनुसार। लेकिन एक चीज इससे पहले और याद रखना जो इम्पोर्टेंट होता है, भाई बोस ने, सर जेसी बोस ने किस प्लांट पर अपना रसारोहण की प्रक्रिया को संपन्न किया? तो भारतीय प्लांट था जिसका नाम बोला जाता है टेलीग्राफ पादप पर। ठीक है, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, लिख रहा हूँ। सर जेसी बोस ने भारतीय टेलीग्राफ पादप पर अपना प्रयोग किया। छोटा क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है, सर जेसी बोस ने किस प्लांट पर रसारोहण की क्रिया को रसारोहण की क्रिया का सिद्धांत का प्रयोग किया, या रसारोहण से संबंधित सिद्धांत को एक्सपेरिमेंट में किया? तो वो कौन सा आना चाहिए? टेलीग्राफ पादप इसका आंसर आता है। नेक्स्ट, यदि हम बात कर रहे हैं, किसकी कर रहे हैं? स्टार्स बर्जर के अनुसार। दो साइंटिस्ट हो गए हमारे पास, गोयलेविस्की, सर जेसी बोस ने। अब आता है हमारे पास तीसरा साइंटिस्ट, यहाँ इसी का चल रहा है हमारे पास, फर्स्ट वाले स्टार्स बर्जर के अनुसार, या स्टार्स बर्जर ने भी रसारोहण की क्रिया पादपों के अंदर था उसको समझाया। इनके अनुसार जो जीवित कोशिकाएं होती है,
रसारोहण से कोई सीधा संपर्क नहीं होता है। स्टार्स बर्जर्स के अनुसार जो जीवित सेल्स होती हैं, देखो यहाँ पर थोड़ा अटपटा लगेगा, जीवित सेल्स होती हैं उसका रसारोहण से सीधा संपर्क नहीं होता है, सीधा संपर्क नहीं होता है। अब यहाँ दोनों में हमने क्या पढ़ा था, जीवित कोशिकाएं, जीवित कोशिकाएं, लेकिन स्टार बर्जर्स क्या बोल रहे हैं, जीवित कोशिकाओं का रसारोहण से कोई सीधा संबंध नहीं होता है, लेकिन जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति ही जीवित सेल्स की उपस्थिति ही रसारोहण की क्रिया के लिए उत्तरदायी होती है। यहाँ पर मत वही निकल के आ रहा है अंत में, यदि हम देखें कि ये जो जीवित कोशिकाएं होती हैं ये रसारोहण की क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण बनाती हैं। शुरू में तो क्या बोल रहे हैं, स्टार्स बर्जर्स के अनुसार जीवित कोशिकाएं उसका रसारोहण, सॉरी, जीवित कोशिकाओं का रसारोहण से, जीवित कोशिकाओं का रसारोहण से सीधा संपर्क तो नहीं होता है, लेकिन अंत में ये भी कह रहे हैं अब जो जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति है वो रसारोहण की क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करती है। तो कहीं ना कहीं रसारोहण की क्रिया अंत में किससे हुई, जीवित कोशिकाओं के द्वारा। अब इसकी उपस्थिति होना जरूरी है जिससे कि रसारोहण की क्रिया पादपों में संपन्न होती है। ये स्टार्स बर्जर ने, वोइलेविस्की ने सीधा सा कहा था अजाइलम मृदु तक जो पादप का भाग होता है, मज्जा किरणें, उसके मध्य ये बोले हम उसकी जो जीवित कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में प्रासरण दाब आवर्ती परिवर्तन होता है जिसके द्वारा पादपों में रसारोहण की क्रिया क्या होती है, संपन्न। दूसरा, सर जेसी बोस के अनुसार, जिसको स्पंदन सिद्धांत भी बोला जाता है, क्यों बोला जाता है, अब यहाँ पे यदि हम बात करें, अब जो वलकुट वाला भाग होता है, पादप का जो वलकुट वाला भाग होता है उसके सबसे अंदर की जो कोशिकाएं होती हैं, अंतस्त्वचा संपर्क वाली कोशिकाएं जिनको हम बोलते हैं, ये अंतस्त्वचा संपर्क वाली जो कोशिकाएं होती हैं इनमें निरंतर लयबद्ध स्पंदन होता है और उस स्पंदन के द्वारा ही पादपों में रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। इसलिए सर जेसी बोस ने जो स्पंदन सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट था जो मैंने लिख दिया, सर जेसी बोस ने भारतीय टेलीग्राफ पादप पर अपना प्रयोग किया था। तीसरा, साइंटिस्ट जयबल सिद्धांत में स्टार्स बर्जर्स ने, जिन्होंने बताया जीवित कोशिकाओं का रसारोहण से सीधा संपर्क नहीं होता है, सीधा संपर्क नहीं बताया, लेकिन जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति होना ही, जीवित कोशिकाओं की उपस्थिति होना ही रसारोहण की क्रिया होती है। क्यों होती है, जो जीवित कोशिकाएं होती हैं ये रसारोहण की क्रिया के लिए अनुकूल वातावरण बनाती हैं। तो कहीं ना कहीं जो लिविंग सेल या जीवित कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा ही जैवबल सिद्धांत पादपों में कंप्लीट होता है। अलग अलग वैज्ञानिकों ने अलग अलग मत प्रस्तुत किए थे, तीनों बता दिए गए हैं, गोइलेवेस्की, सर जेसी बोस और स्टार्स बर्जर ने। और इन सब के द्वारा पादपों में इस सिद्धांत के अनुसार कौन सी क्रिया संपन्न होती है, रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। अब यदि हम बात करें उसकी मूल दाब सिद्धांत, फर्स्ट सिद्धांत हमारा कंप्लीट होता है। दूसरा सिद्धांत है मूल दाब सिद्धांत। आपको याद आ रहा हो हमने एक निष्क्रिय और सक्रिय जल अवशोषण की क्रियाएं पढ़ी थी। जो निष्क्रिय जल अवशोषण था उसमें हमने पढ़ा था कि मूल की जाइलम की वाहिकाओं में पाए जाने वाला, क्या पढ़ा था, मूल की जाइलम की वाहिकाओं में पाए जाने वाले धनात्मक दाब को ही हम क्या बोलते हैं, मूल की जाइलम की वाहिकाओं में पाए जाने वाले धनात्मक दाब को मूल दाब कहते हैं। मूल दाब कहते हैं।
और कहीं ना कहीं मूलदाब के द्वारा मूल रोमों से क्या हो रहा था, जल अवशोषण की क्रिया हो रही थी। और धीरे धीरे जल अवशोषण की जो क्रिया थी उससे तात्पर्य क्या लिया गया था कि मूल रोम से जल जड़ों में पहुंचता है और जड़ों से स्टेम वाले भाग से होते हुए पादप के शीर्ष भाग में पहुंचता है। और इस सिद्धांत को ही हम क्या बोल सकते हैं, मूल दाब सिद्धांत। यहाँ पर जाइलम मृदुकीय कोशिकाओं में जल या विलयन के प्रवेश करने से कोशिका भित्ति में तनाव उत्पन्न होता है। जब सेल वाल जो होती है, जिसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, इसमें क्या उत्पन्न होता है, तनाव या खिंचाव भी उत्पन्न हो सकता है। और इस तनाव या खिंचाव के कारण ही कोशिका द्रव पर धनात्मक दाब पड़ता है, जिससे जो जल होता है मूल रोम से और मूल द्वारा होते हुए पादप के शीर्ष भागों तक पहुंचता है। ये मूल दाब सिद्धांत है। अब हमारे पास बच गया कौन सा, भौतिक बल दाब। यदि हम बात करें मूल दाब सिद्धांत को किससे मापा जाता है, अच्छा क्वेश्चन। और मूल दाब को मैनोमीटर से मापा जाता है। क्लियर होगा, मूल दाब को किससे मापते हैं, मैनोमीटर से। यह आपसे पूछा जाए मैनोमीटर यंत्र किस दाब को मापने में काम आता है, तो आंसर क्या आना चाहिए, मूल दाब को मापने में मैनोमीटर को काम में लिया जाता है। अब ये हमें पता है मूल दाब के अनुसार पादपों में इसका मान 2 वायुमंडलीय दाब से, किसका मान, मूल दाब का, मूल दाब का मान पादपों में 2 वायुमंडलीय दाब से अधिक नहीं हो सकता है। से अधिक नहीं होता। तो जो मूल दाब की लिमिट है वो कितनी है, 2 वायुमंडलीय दाब, किसके अंदर, प्लांट में। और इस 2 वायुमंडलीय दाब से जल जो एक बार होता है पादप में कितना ऊंचाई तक चढ़ सकता है, 20 मीटर तक जल क्या करता है, प्रवेश कर सकता है, या 20 मीटर तक पादप में जल चढ़ सकता है। पादप की जो ऊंचाई की यदि हम बात करें, वहां तक जल क्या कर सकता है, प्रवेश कर सकता है। कितने वायुमंडलीय दाब से, 2 वायुमंडलीय दाब से। लेकिन इससे ऊपर तक चढ़ाने के लिए यदि हम बड़े बड़े पादपों की बात करें और ऊपर तक चढ़ाने के लिए पादपों में जो जल का एटमॉस्फेयर होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 12 वायुमंडलीय दाब, 12 वायुमंडलीय दाब होना चाहिए, जिससे जो बड़े प्लांट है या शीर्ष जिन पादपों का लंबा होता है उसके अंदर आसानी से जल चढ़ सके। लेकिन जिम्नोस्पर्म जो पादप है 12 वायुमंडलीय दाब होता नहीं है। कितना होता है भाई, 2 वायुमंडलीय दाब होता है, ये हमें कंफर्म पता है। और 2 वायुमंडल में जल कितना गमन कर सकता है, 20 मीटर तक। लंबे या बड़े वृक्ष हों उसमें कितना चाहिए, 12 वायुमंडलीय दाब की आवश्यकता होती है। अब जो हमारे पास जिम्नोस्पर्म प्लांट होते हैं या कोनिफर्स जिनको हम बोलते हैं, उसमें मूल दाब नहीं पाया जाता है। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, हटा के इसको। इसका याद रखना, मैनोमीटर यंत्र, मैनोमीटर द्वारा मापा जाता है, इसको मूल दाब को। जिम्नोस्पर्म जो प्लांट हैं, जो पादप हैं, मूल लाभ नहीं होता है। कारण क्या है, जैसे कोनिफर्स है उसमें मूल लाभ उत्पन्न नहीं होता है, जो जिम्नोस्पर्म के अंतर्गत ही आता है। मूल लाभ नहीं पाया जाता है या नहीं होता है, इसका मतलब ये होता है और जिम्नोस्पर्म प्लांट के अंदर मूल रोम अनुपस्थित होते हैं। क्या होते हैं, मूल रोम अनुपस्थित होते हैं, जिसके कारण से
जिम्नोस्पर्म पादपों में मूल दाब नहीं पाया जाता है। नेक्स्ट सिद्धांत हमारे पास है भौतिक बल दाब। भौतिक बल दाब सिद्धांत क्या होता है देखते हैं हम इसको। भौतिक बल दाब की यदि हम बात करें तो जो निर्जीव कोशिकाओं में होती है रसारोहण की क्रिया, भौतिक बल दाब के अनुसार, अभी तक तो हम सजीव कोशिका में पढ़ रहे थे, लेकिन भौतिक बल दाब क्या कर रहा है, पादपों में रसारोहण की क्रिया निर्जीव कोशिकाओं में ही होती है, इसे भौतिक बल कार्य करता है। और इसके अनुसार जैसे हम बात करें भौतिक बल, जैसे वायुमंडलीय दाब, केशिका जल, एग्जाम्पल देखें, वायुमंडलीय दाब, केशिका जल, अवशोषण, जो आदि क्रियाएं हैं इनके द्वारा पादपों में रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। और इनको यहाँ पर वैज्ञानिकों के अनुसार क्या कहा गया भाई, भौतिक बल दाब कहा गया है कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार। तो जो भौतिक बल दाब सिद्धांत है इसको हम बोलें, भौतिक बल दाब को सिद्धांत के अनुसार पादपों में रसारोहण की क्रिया, जैसे भौतिक कारक एक तरीके से हमारे पास वायुमंडलीय, कोशिका जल, केशिका जल, अवशोषण, ये सारी क्रियाएं हम पढ़ चुके हैं जिनके द्वारा पादपों में रसारोहण की क्रिया संपन्न होती है। लेकिन वर्तमान में यदि हम देखें तो पादपों में जो रसारोहण की क्रिया का सबसे उपयुक्त जो सिद्धांत माना जाता है वो सहसंजन तनाव सिद्धांत या वाष्पोत्कर्षण सिद्धांत को माना जाता है। किसको माना जाता है, सहसंजन तनाव या वाष्पोत्कर्षण सिद्धांत, जो सबसे इंपॉर्टेंट आज के टाइम में पादपों में माना जाता है, इनको माना जाता है सहसंजन तनाव सिद्धांत को, या वाष्पोत्सर्जन कर्षण भी बोल सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन कर्षण, सर्जन कर्षण, ठीक है। इस शब्द की जगह हम ये प्रयोग कर सकते हैं। अब देखो ये सिद्धांत होता क्या है, सहसंजन तनाव सिद्धांत या वाष्पोत्सर्जन सिद्धांत, इसको प्रस्तुत करने वाले जो वैज्ञानिक थे, अच्छा सवाल है, इनका वैज्ञानिक का नाम पूछा जा सकता है, डिक्सन व जोली के द्वारा, डिक्सन व जोली के द्वारा सहसंजन सिद्धांत को प्रस्तुत किया गया था। और लगभग यदि ईयर की हम बात करें तो 1894 में इन्होंने पादपों में रसारोहण की क्रिया को समझाने के लिए सहसंजन तनाव या वाष्पोत्सर्जन कर्षण सिद्धांत को प्रस्तुत किया था। अब इसमें हम देखते हैं जल स्थितिकी प्रणाली क्या होता है। और जल स्थितिकी प्रणाली, सबसे पहले छोटे छोटे शब्द हैं इसमें, जल स्थितिकी प्रणाली, जो मृदा है उसके अंदर क्या होता है भाई, जल होता है। यदि हम उसकी बात करें मूल से पर्ण तक, जल के अंदर पादप के मूल से और पर्ण तक जो जल होता है, मूल से पर्ण तक जल का निरंतर अटूट संबंध होता है, ठीक है। मूल से लेकर के और पत्ती वाले भाग तक जो प्लांट के भाग होते हैं उसमें जल का निरंतर अटूट संबंध ही क्या कहलाता है, जल स्थितिक प्रणाली कहलाता है। अब वाष्पोत्सर्जन खिंचाव होता है दूसरा शब्द इसमें। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा है। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया क्या होती है, पादपों से जल की हानि होना या पादपों से जल वाष्प के रूप में बाहर निकलना, वाष्पोत्सर्जन। अब उसके द्वारा एक खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है, इसे ही हम क्या बोलते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। वाष्पोत्सर्जन से जो पर्ण शिराएं हैं,
हम बोल सकते हैं पर्णशिराओं से जल की कमी या जो हानि होती है वो ही यहाँ पर एक तरीके से क्या कहला रहा है, वाष्पोत्सर्जन। और इस कमी या हानि के द्वारा से जल की कमी या हानि जो हमारे पास होती है, इस कमी या हानि के द्वारा एक खिंचाव उत्पन्न होता है या तनाव उत्पन्न होता है, और इस तनाव को ही हम क्या बोल सकते हैं, वाष्पोत्सर्जन खिंचाव बोल सकते हैं। अटूट संबंध से तात्पर्य लिया गया नेक्स्ट शब्द है जो हमारे पास है अटूट संबंध। इसमें होता है जल के अणुओं के मध्य जो लगने वाला संबंध, इस तरीके से हम बोलते हैं लगने वाला, हमारे पास जल के अणुओं के मध्य लगने वाला सहसंजन बल के कारण जो प्लांट होता है और उसके जो भाग होते हैं उन दोनों के मध्य जल का क्या होता है, अटूट संबंध होता है। सहसंजन बल के कारण जाइलम में जल के अटूट संबंध होते हैं। जल के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजन बल के कारण जाइलम में जल के अटूट संबंध होते हैं। क्लियर हो गया? देखो भौतिक बल सिद्धांत में इन तीनों को एक बार समझ लें। जो डिक्सन और जोली के द्वारा प्रस्तुत सिद्धांत है सहसंजन सिद्धांत, या हम उसको वाष्पोत्कर्षण सिद्धांत भी बोल सकते हैं। इसमें फर्स्ट हेडिंग मिलेगी जल स्थितिक प्रणाली। इसमें क्या होता है, मूल से लेकर के और पर्ण, पादप की मूल से लेकर के पत्तियों तक के मध्य जल का एक निरंतर अटूट संबंध होगा, उसे क्या बोलेंगे, जल स्थितिक प्रणाली। वाष्पोत्सर्जन खिंचाव, जो पादपों में वाष्पोत्सर्जन की क्रिया के द्वारा जो सिराएं होती हैं, पत्ती के भाग के अंदर जो सिराएं पाई जाती हैं या पत्तियों में जो पर्ण सिराएं होती हैं, सीधा लिखा हुआ है, पर्ण सिराओं से जल की हानि होती है। क्यों होती है? इस हानि या कमी के कारण पादपों में खिंचाव या तनाव उत्पन्न होता है, उसे हम वाष्पोत्सर्जन खिंचाव या तनाव बोल सकते हैं। अटूट जो संबंध होता है हमारे पास यहाँ पर, अटूट स्तंभ भी हम इसको बोल सकते हैं। अटूट स्तंभ से तात्पर्य दिया गया है भाई जो प्लांट के जल के अणुओं के मध्य लगने वाले पादप जो होता है उसमें क्या होगा, जल, उस जल के अणुओं के मध्य लगने वाले सहसंजन बल, कौन सा सिद्धांत पढ़ रहे हैं, सहसंजन सिद्धांत। सहसंजन बल के कारण जाइलम में जल के क्या बन जाते हैं, अटूट संबंध बन जाते हैं, जिसके कारण पादपों में रसारोहण की क्रिया क्या होती है, संपन्न होती है। इस प्रकार से हम पादपों में रसारोहण की क्रिया को अध्ययन कर सकते हैं। और आपका जो 6 जो हमारे पास ये चैप्टर है पादपों में रसारोहण की क्रिया, जो हमने पढ़ी थी, पादपों में जल अवशोषण व रसारोहण, जो हेडिंग थी लेसन की, अवशोषण और रसारोहण की क्रिया, तो ये 6 चैप्टर आप लोगों का कंप्लीट होता है। किसी प्रकार की कोई समस्या है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। धन्यवाद।